कार्यक्रम के संयोजक भाई शरद जी, भारतीय संसद में राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनके पार्टी के विचारों के प्रबल प्रवक्ता और मेरे 25-30 साल पुराने साथी सुधांशु त्रिवेदी जी, सतपाल जी चले गए, श्री सतवीर त्यागी जी और सभागृह में उपस्थित सभी साथियों, मैं शरद जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने उस स्मृति को और उस प्रकाश पुंज को जीवित रखा, जलाए रखा, जिसकी प्रासंगिकता आज सबसे ज़्यादा महसूस की जा रही है। मेरे मित्र साथी सुधांशु त्रिवेदी जी ने वो कुछ सवाल उठाए थे, बताए थे, और मैं बहुत सुधांशु जी गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, और इसको किसी संकीर्णता के भाव से आप ना देखें। वो आपके शास्त्री जी, आपके विचारों के तो कुल पुरुष थे, वो हमारे समाज के भी कुल पुरुष थे। और मुझे तो यूं भी ये सौभाग्य प्राप्त है कि पहली बार वो गाजियाबाद हापुड़ से ही चुने गए और उन्हीं के पदचिन्हों पर, उन्हीं की प्रेरणा से मुझे भी उन्हीं मतदाताओं को सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ। और ये भी मेरे लिए गौरव की बात है कि उसी सीट से फिर बाद में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी वहीं से सांसद चुनेंगे। तो वह ऐतिहासिक कर्म भूमि भी होगी और मेरी जन्मभूमि भी होगी। और ये भी मैं सौभाग्य से कहना चाहता हूँ कि शास्त्री जी दोनों सदनों के सदस्य रहे। ऐसे सौभाग्य भी कम लोगों को मिलते हैं दोनों सदनों के। तो शास्त्री जी के पदचिन्हों पर चल कर के मुझे भी दोनों सदनों में काम करने का मौका मिला है। लेकिन मैं आपके सुधांशु जी आने से पहले ही पर निजी तौर पे भी महसूस करता हूँ, हालांकि मैं बचपन में उनसे भिन्न विचारधारा का समर्थक और पोषक रहा और प्रोपेगेंडिस्ट भी कह सकते हैं आप। लेकिन ये भी एक इत्तेफाक है कि मेरे राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत है वो भी भाषा आंदोलन से हुई, जिसके सबसे बड़े समर्थक शास्त्री जी थे। शास्त्री जी वहाँ से एमपी बन जाते हैं और मुरारजी भाई प्रखर, हाँ मुरारजी भाई जो हैं वो कांग्रेस में ही हैं शायद और वित्त मंत्री हैं उस समय 67 में। तो समाजवादी युवजन सभा और विद्यार्थी परिषद, जिससे आपका भी ताल्लुक रहा है, उनके लड़कों का एक समूह, शास्त्री जी तो चूँकि एमपी हो गए हैं गाजियाबाद से, उनका विरोध नहीं है, उनको तो खाली ज्ञापन देना है। लेकिन हम वित्त मंत्री जो देश के हैं उनको ज्ञापन देने के लिए जाते हैं हिंदी में। और मेरे जीवन की वो पहली राजनीतिक गिरफ्तारी और पहला आंदोलन है जिसका नारा था कि अंग्रेजी में काम ना होगा, फिर से देश गुलाम ना होगा। ये शास्त्री जी का दिया हुआ ये मूल मंत्र था। और आज इतिहास की विडंबना देखिए और किसी के विचार की प्रखरता देखिए। जो जो सवाल अकेले रह करके, चूँकि ऐसा भी दौर है, आपने खुद स्वीकार किया, 2-2 भी एमपी रहे, 3-3, 4-4 भी एमपी रहे, और कोई प्रखर सांसद उस समय भारतीय जनसंघ के नहीं थे, अगर हम अटल जी को छोड़ दें। कई लोगों से मेरी भी मुलाकातें थी। तो जो सवाल शास्त्री जी ने उठाए वो आज कैसे जो शासक दल है उसके विचार के केंद्र बिंदु बन गए। इतिहास में ऐसे मौके नहीं मिलते। और अगर मैं ये कहूं कि भारतीय जनता पार्टी को विचारों की रेस्पेक्टेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी देने का अगर किसी ने जीवन में प्रयास किया है तो प्रकाश शास्त्री जी। कोई भी सवालों से किसी की भिन्नता हो सकती है। सरदार पटेल को लेकर के मुझको याद है, उस जमाने में भारतीय जनसंघ के लोग भी उतनी प्रखरता से, उतनी तीव्रता से सरदार पटेल की विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने का काम नहीं करते थे। कोई वर्ष नहीं जाता था जब पटेल जयंती पर
शास्त्री जी उनको स्मरण करती हूँ। और सरदार पटेल कोई व्यक्ति नहीं थे, ठीक परिभाषित करें तो सुधांशु जी वो एक विचार थे, और उस विचार का भारतीयता से, भारतीय संस्कृति से बहुत निकट का संबंध था। और एक किसान परिवार में मैं पैदा हुआ हूँ, उस नाते भी मैं कहना चाहता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी और स्वामी सहजानंद सरस्वती को छोड़ दीजिए, किसानों के सबसे बड़े नेता के रूप में सरदार पटेल उभरे, जिन्होंने खेड़ा का आंदोलन भी जीता। और बारडोली के सत्याग्रह में खुद महात्मा गांधी ने कहा कि आज से तुम हमारे सरदार हो। ये सरदार पटेल की कदकाठी। उसको भी इतना सम्मान दिलाने का काम शास्त्री जी के कुशल नेतृत्व में हुआ। कश्मीर पर काफ़ी लंबे समय पर जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया की राय अलग रही, लेकिन इस संसद में जो मोदी जी के नेतृत्व वाली बहुमत की संसद बनी, ये सवाल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लियाकत नेहरू पैक्ट के बाद उठाना शुरू किया था, और अटल जी उस समय उनके सचिव हुआ करते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लेकिन संसद में आते ही सबसे पहले उन लोगों ने जो सवाल उठाए उसमें धारा 370 का सवाल भी था। और एक और रोचक प्रसंग है सुधांशु जी, भारतीय जनसंघ के एक अध्यक्ष थे मौलीचंद शर्मा जी। देखो ना कैसे कैसे दौर थे, उनको कांग्रेसियों ने तोड़ करके अपनी पार्टी में ले लिया। आप कल्पना कर सकते हो कि बीजेपी का कोई अध्यक्ष पार्टी छोड़ के चला जाए आज की तारीख में। कांग्रेस के तो बहुत सारे आ रहे हैं, कई मुख्यमंत्री आ चुके हैं। हाँ हाँ, देश के पहले जो गृह मंत्री थे उनके सुपुत्र आ चुके हैं, केसी पंत जी आ चुके हैं, पंत जी के बेटे जो देश के गृह मंत्री बने थे। कई मुख्यमंत्री आ चुके हैं, लेकिन भारतीय जनसंघ के एक नेता गए थे और उसको एक उपचुनाव में खड़ा कर दिया कांग्रेस पार्टी के नेताओं। और बाजू में गुड़गांवा है, उस सीट का नाम था। शास्त्री जी की उस समय उतनी प्रसिद्धि भी नहीं थी, उनके राजनीतिक जीवन का वो शैशव काल था, और वो चुनाव में उनके सामने खड़े हो गए। अब चूंकि मैंने गाजियाबाद का उनका एक मतदाता होते हुए उनके वक्तव्य सुने, सिर्फ भाषण के बलबूते पर उन्होंने पंडित मौलीचंद शर्मा को हराया और इंडिपेंडेंट वो चुनाव जीते। ये छोटी घटना नहीं थी। और वो दौर वो है 57-58 का कि कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देते वही जीत जाएगा। तो शास्त्री जी उस संसद में पहली बार आए। उसके बाद इतना ही महत्वपूर्ण चुनाव बिजनौर का था। कांग्रेस के एक बड़े नेता थे हाफिज मोहम्मद साहब, शायद वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष भी कुछ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के रहे थे। उस चुनाव में उन्होंने उनको पराजित किया, और तीसरी बार वो जब गाजियाबाद से लड़ रहे थे तो 3 सिटिंग एमपी एक साथ चुनाव नहीं, आपने पूरे देश में कहीं नहीं देखा होगा। शास्त्री जी, कमला चौधरी और बीपी मौर्य एक साथ एक सीट से चुनाव लड़ रहे थे, और विजय श्री प्रकाश भी शास्त्री जी को मिली, आप सब लोगों की जानकारी में। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृति को स्थायी कैसे बनाया जाए, उनके परिवारजनों से भी, और जो उनके कुल के यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी शिकायत के तौर पे कहना चाहता हूँ। बहुत कम पुरखे आपके हैं, ये सुधांशु जी से क्षमा याचना सहित, हालांकि जो व्यापक एकता है आपके कुल की, उसके हिस्से सुधांशु जी भी हैं। 2, 3, 4, 5 ऐसे लोग हैं जिनकी स्मृतियों को आपको बांध के रखना चाहिए। और क्या पूंजी है आपके पास? शास्त्री जी हैं, दूसरे महावीर त्यागी जी हैं, और 2-4 नाम आप हों तो मुझे बता दें। तो कम से कम उनकी मृत्यु के, उनके कर्तव्य के, उनके जन्म के ऐसे अवसरों को तो कम से कम सब लोग इकट्ठे मिलकर बनाएं। इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। और फिर ये ऐसे लोग हैं, हमारे नेता थे मधुलिमय, उनको भी 2 या 3 बार शास्त्री जी के साथ लोकसभा में रहने का मौका मिला, और जो देश के 2-3-4 पार्लियामेंटेरियंस बड़े हुए हैं उनमें से वो एक थे।
तो जब मैं जीत के आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुमको मालूम नहीं तुम कहाँ से जीत के आए। मैंने कहा मुझे तो पता है, लेकिन तुम्हें एक चीज़ पता नहीं है, बताइए। इस पार्लियामेंट में, ये बात 1989 की है, इस पार्लियामेंट में तब तक हिंदी में धारा प्रवाह तरीके से बोलने वाला एक भी एमपी नहीं आया जैसे प्रकाश वीर शास्त्री थे, एक भी। अभी आप उनका वक्तव्य सुन रहे थे, ना उन्हें सोचने की आवश्यकता पड़ती थी, ना लिखने की आवश्यकता पड़ती थी, ना वो रुकते थे, ना विचारों को अपने नई तरीके से संचालित और संकलित करते थे। उन विचारों पर उनकी इतनी पकड़ मजबूत थी कि चाहे कश्मीर हो, चाहे भाषा हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे पटेल हो, वो उन विषयों के इतने प्रख्यात पंडित हो चुके थे कि उनके भाषण के बीच में रुकने का काम नहीं था। धारा प्रवाह जिसको बोलते हैं। अब जब मधुरी में कहते हैं तो कोई यकीन नहीं है, कोई वजह नहीं है कि मैं ये स्वीकार न करूं कि 1947 से लेकर आज तक हिंदी में धारा प्रवाह बोलने वाला ऐसा कोई सांसद नहीं हुआ जैसे पंडित प्रकाश वीर। तो फिर मैं सवाल आप लोगों से कर सकता हूं, अगर ऐसी आपकी विरासत है, अगर आपके ऐसे पुरखे हैं, अब तो लोग फूलन देवी को भी सहेज के रखे हुए हैं, पर आपको क्या दिक्कत है? ये हंसू मत, अफसोस जाहिर करो इसको। मैं और मेरे मित्र हैं, आज नहीं है, शरद यादव जी। एक बार हम चुनाव के सिलसिले में रायबरेली गए, अपनी पार्टी के एक नेता के यहाँ जब हम चाय पीने गए तो उसके घर पे 5 फोटो फूलन देवी के लगे हुए। शरद यादव जी ने उत्सुकता में पूछा, भाई ये क्या है? उसने कहा, जी हम लोगों के तो कुल में इससे बड़ा कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो भाई आपके कुल में तो एक से एक बड़े लोग पैदा हुए, फिर उनकी विरासतों को संजोने में क्या दिक्कत है? और जो संचालन करते हैं समाज का, उसके पदाधिकारी भी यहाँ बैठे हुए हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी जो महान शख्सियत है, और दूसरा ये प्रकाश वीर शास्त्री का नहीं, आप लोगों का सौभाग्य है कि प्रकाश वीर शास्त्री आपके कुल में पैदा हुए। ये आपके लिए गौरव की बात है। लिहाजा उनकी स्मृतियों को, उनके कृतित्व व्यक्तित्व को और भी आगे बढ़ा चढ़ा करके संकलित करने की, प्रचारित करने की, प्रसारित करने की आवश्यकता है। मैं बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं बहुत धन्यवाद अधिक से अधिक शब्दों में जरूर शरद जी का करना चाहता हूं, क्योंकि इस बीच में मेरा उनसे इस कार्यक्रम को लेकर के भी कई बार मिलना हुआ। और मैं शरद जी आपका ये अकेले एक व्यक्ति का प्रयास मानता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ शरद जी की अकेलेपन का प्रयास है। आपने मेहनत की है और मैं भी आपको यकीन दिलाता हूँ, और सुधांशु जी भी अपने कुल से बाहर नहीं, हम दोनों मिलकर प्रयास करेंगे कि अगला कार्यक्रम और भव्यता के साथ हो। मुझे संख्या की कमी का ऐतराज नहीं है, ये भीड़ नहीं है जो यहाँ बैठी हुई है, ये प्रतिबद्ध समाज के सम्मानित लोग हैं जो इस आज के संदेश को दूर दूर तक पहुँचाने का काम करेंगे, जिन्होंने करीब 2.5 घंटे तक निरंतरता के साथ उनकी बात को सुना है। शास्त्री जी के विषय में मेरी आज भी बात हुई थी, जो उनके आर्टिकल 370 पर, जो उनके 0 आवर में भी उनका था, और भी कई थे। तो हमारे संसद के, जिसमें मेरे भी सारे भाषण बड़े आसानी से उपलब्ध हो गए, उनको भी मैं प्राप्त करूंगा। और मैं तो 370 से अलग वाला था, लेकिन मैं आपको सारे कागज जरूर दूंगा। लेकिन एक पुरखे के रूप में विचारों पर भिन्नता होती है। अभी विचारों की भिन्नता आपने देखी, शास्त्री जी भाषण दे रहे हैं, अटल जी बैठे हैं, मुरारजी भाई बैठे हैं, राधा कृष्ण बैठे हैं, जवाहरलाल जी की बहन बैठी है। मैं चाहता हूं वैसी संस्कृति दोबारा वापिस आ। ये जो संकीर्णता राजनीति में आई, ये अच्छी नहीं। हम विचारों में असहमति रख सकते हैं, लेकिन इस बात से कौन इनकार करेगा कि प्रकाश वीर शास्त्री जैसा व्यक्तित्व वो सब दलों से अलग था।
हर दल को ये लालच हो सकता है, ईर्ष्या हो सकती है, काश प्रकाशवीर शास्त्री हमारी पार्टी में पैदा होते। ये तो हर कोई पार्टी कर सकती है, हर कोई कुल कर सकता है, ऐसी विभूतियां हमारे यहाँ पैदा हो। और बिल्कुल सही कहा सुधांशु जी ने, आज जिन जिन सवालों पर शास्त्री जी ने उठाए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विजय के मूल कारण बन गए। और कल्पना करो कि बीजेपी जैसी पार्टी होती और शास्त्री जैसा नेता होता तो शायद देश का प्रधानमंत्री होता। वो इंडिपेंडेंट थे, आजाद थे, लेकिन विचारों के तौर पर जो अटल जी की विचारधारा थी, जो दीनदयाल जी की विचारधारा थी, उससे अलग नहीं थे वो। और उस दौर में जब इन शब्दों का, इस अलंकार का, इस भाषा का, इस प्रतिबद्धता का अकाल पड़ा हुआ था, उस समय विचारों की वर्षा शास्त्री जी के जरिए हो रही थी। ये विचार फल फूल रहा था, जिसके नतीजे हम सब लोग आज मोदी जी के रूप में देखते हैं। इसकी शुरुआत वहीं से हुई है, इसके प्रोपेगेंडिस्ट वही हैं, इसके नीति निर्धारक वही हैं। तो फिर कम से कम मैं आप लोगों से तवक्को करूंगा कि अगली बार एक जगह नहीं, कम से कम 1 दर्जन जगह उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके जन्मदिन को मनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। एक बात अभी शरद जी ने बताई मुझको, उसके लिए मैं सुधांशु जी से भी कहूँगा, और मैं इनके साथ जाकर के राजनाथ जी से भी हम निवेदन करेंगे कि प्रकाशवीर शास्त्री जी के नाम पर कि सड़क का, किसी सड़क का जो संसद के आसपास है, वो नामकरण होना चाहिए। क्योंकि वक्त तो गुजर जाते हैं, वक्त तो गुजर जाते हैं, पीढ़ियाँ आती और चली जाती हैं, लेकिन संसद और इसके आसपास किसी पट्टी पे किसी महापुरुष का नाम होता है तो आपकी संस्कृति भी जिंदा रहती है और आपका कुल भी जिंदा रहता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। और सुधांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कई तरह के कार्यक्रमों में भी लगे हुए थे, लेकिन आप मेरे कहने से नहीं, प्रकाशवीर शास्त्री जी के विचारों के प्रति जो आपकी प्रतिबद्धता है वो आपको यहाँ खींच के लाई है। बहुत बहुत धन्यवाद।